नीट का एग्ज़ाम अगर आप रशिया के लिए एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, नीट में आपका कितना स्कोर होना चाहिए, 12th में आपका कितना स्कोर होना चाहिए, पीसीबी में आपका कितना स्कोर मिनिमम आना चाहिए, क्या नीट का जो स्कोर कार्ड है, मान लीजिए अगर आप नीट 2022, 23, 24 में अगर क्वालिफाइड थे तो क्या उस स्कोर के बेसिस पे आप अभी एडमिशन ले सकते हैं 2025 के लिए, एंड क्या विदाउट नीट एमबीबीएस इन रशिया पॉसिबल है या नहीं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। नमस्कार सभी को, मैं हूं चंद्राली वांदे, मी समरा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं 6th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ आणि मी नागपुर महाराष्ट्र मधून है। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। मिनिमम कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होने चाहिए ताकि आप एडमिशन ले सके। पहले तो हम इस बात पे बात करते हैं कि क्या नीट का एग्जाम जरूरी होता है क्वालिफाई करना एमबीबीएस रशिया में अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए, नीट का जो एग्जाम है वो इंडिया के लिए होता है, ठीक है। नीट का जो स्कोर है वो इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए होता है। रशिया का इससे कोई लेना देना नहीं कि तुम्हारे नीट में शायद 150 मार्क्स आ रहे हैं या 600 मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए दोनों स्टूडेंट एक ही है, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम इंडिया में हो रहा है उससे इन्हें कुछ नहीं करना है कि उसमें तुम्हारा कितना स्कोर आ रहा है। फिर नीट के मार्क्स क्यों जरूरी होते हैं? नीट का मार्क्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज मान लीजिए अगर आप नीट क्वालिफाइड है तो अगर आप एमबीबीएस इन रशिया से कर रहे हैं, उसके बाद जब आप इंडिया में अगर आप वापस जो लाइसेंसिंग एग्जाम है वो देंगे तो वो लाइसेंसिंग एग्जाम देने के लिए आपका नीट क्वालिफाइड होना जरूरी है। हमारी एनएमसी की जो 2021 की जो गाइडलाइंस है वो ये कहती है कि बच्चा अगर नीट क्वालिफाइड है तो ही वो इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएगा, ठीक है। तो अगर आप एमबीबीएस रशिया से प्लान कर रहे हैं एंड आप नीट क्वालिफाइड अगर नहीं है तो भी आप एमबीबीएस रशिया से कर सकते हैं, बट आप वापस आकर के इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। इंडिया में प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि जो लाइसेंसिंग एग्जाम है, लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं दे पाओगे। लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं दे पाओगे इसका मतलब आप इंडिया में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो फिर वो बच्चे क्या करेंगे? वो जिनका ऐसा पहले से डिसाइड होता है कि नहीं मुझे अब्रॉड में कहीं सेटल होना है, तो बच्चे वैसा देखते हैं यूके, यूएसएमएलई, प्लैब, ये सारी यूएसएमएलई प्लैब के एग्जाम्स क्लियर करके, एएमसी का एग्जाम क्लियर करके वहाँ पे सेटल होने के लिए प्लान करते हैं। एंड ऐसे बच्चे इस वजह से जाते भी हैं। बहुत सारे बच्चे जो नीट क्वालिफाइड नहीं होते हैं वो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, ठीक है। तो रशिया की कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे नीट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। एक ही यूनिवर्सिटी मेरे नॉलेज में है जो कि कजान स्टेट, यहाँ पे आपका नीट में स्कोर, आपका नीट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, जहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में ही देखा जाता है कि आप नीट क्वालिफाइड है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका अभी ये चीज़ें हो गई नीट को लेकर के, आपको इतना समझ में आ गया कि अगर आप रशिया के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आपका नीट क्वालिफाइड नहीं हो तो भी आप एडमिशन ले सकते हो, बस इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। उसके बाद नीट क्वालिफाइंग का आपको मैं लास्ट ईयर का बता देती हूँ। लास्ट ईयर का नीट क्वालिफाइड स्कोर था 164 जनरल कैटेगरी के लिए, 127 रिजर्व कैटेगरी के लिए। ये क्वालिफाइंग स्कोर था कि आपको क्वालिफाई होना है, ठीक है। इस बार मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड आप 180 तक के रखो, ठीक है। पिछले साल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो इस बार 180 तक के मुझे लगता है कि होगा, 180 190 तक के मैक्स टू मैक्स बेहतर होगा कि हम थोड़ा सा ज़्यादा पकड़ के चले। उसके बाद नीट का जो स्कोर कार्ड होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। मान लीजिए अगर आप 2023 या 24 में भी नीट अगर क्वालिफाइड थे तो भी आप इन 2 साल के स्कोर नीट का स्कोर कार्ड यूज करके 2025 में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि नीट का स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड माना जाता है। अब आपके 12th में कितने मार्क्स होना चाहिए? 12th में आपको पीसीबी मिला करके, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 12th में होना चाहिए 50 परसेंटाइल पीसीबी का, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका होना चाहिए 45 परसेंटाइल पीसीबी में, ठीक है। तो ये हो गया 12th के मार्क्स का क्राइटेरिया। तो 12th के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या आपको मतलब एमबीबीएस अब्रॉड देखना चाहिए, ठीक है, तो देख सकते हो, ठीक है, बट क्वालिफाइंग मार्क्स एटलीस्ट लेके आओ, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स के बिना अब्रॉड में आना इस बहुत बड़ा रिस्क तुम अपने 6 साल रिस्क में डाल रहे हो, ठीक है। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ से जाने के बाद, वापस जाने के बाद तुम्हारा क्या फ्यूचर होगा, कैसे करोगे, ठीक है। तो मैं हमेशा से ये कहूँगी कि अगर तुम देख रहे हो हाँ मैं यूएसएमएलई क्लियर कर लूँगा, मैं प्लैब क्लियर करूँगा, बिल्कुल क्लियर कर सकते हो तुम, ठीक है। मैं ये चीज़ मानती ही नहीं कि 100 मार्क्स लाने वाला बच्चा, 150 मार्क्स लाने वाला बच्चा एमबीबीएस नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि एमबीबीएस के लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा होशियार होना, कि तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो, तुम्हारा ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें नहीं लगती। अगर आपको एमबीबीएस करना है तो आपको बस मेहनत करनी है। अगर तुम मेहनत कर सकते हो तो तुम ये सारी एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा मानना है।
ठीक है। तो अगर आप इन एग्जाम्स के लिए सोच रहे हो, सोचो, बट एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर लेके आओ कि मान लो अगर तुम्हारा किसी कंट्री का जहाँ पे भी तुम सेटल होने के लिए प्लान कर रहे हो, अगर वो तुम्हारा एग्जाम वहाँ का क्लियर नहीं हुआ, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास इंडिया का ऑप्शन तो रहे, कोई तो ऑप्शन रहे। इतना 6 साल का तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे इतना पैसा लगाएंगे, इतना तुम 6 साल का सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके MBBS करोगे, तो क्या तुम्हारी उस डिग्री का वर्थ नहीं होना चाहिए? क्या तुम्हारी वो डिग्री वैलिड नहीं मानी जानी चाहिए? तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, उसके बाद ही अपना फ्यूचर डिसाइड करिए कि आपको क्या रखना है। कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख करके ये मत करना कि 100 मार्क्स आ रहे हैं और तुम सोच रहे हो कि नहीं, मैं 100 मार्क्स आ रहे हैं, मैं अब्रॉड में सेटल हो जाऊंगा, मैं यहाँ सेटल हो जाऊंगा, वहाँ सेटल हो जाऊंगा। देखो, बोलने में कुछ नहीं लगता, बट फ्यूचर में आपका जो है, आपका पूरा फ्यूचर, आपकी पूरी लाइफ इस पर डिपेंडेंट है। तो मेक श्योर, ठीक है, कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल रहो, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि हाँ ये सेटल हो गया तो मैं भी वहाँ सेटल हो जाऊंगी, ये मत करिए। तो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर नीट का लेकर के आइए, ठीक है। एंड अगर आप मिनिमम नीट का क्वालिफाइंग स्कोर नहीं लेके आ पा रहे, उसके बावजूद भी अगर आप अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको अब्रॉड में भेजे, तो मेरे हिसाब से आप सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर आप सोचो, ठीक है, कल जाके तुम ही मान लो कि तुम्हारे बच्चे होते और तुम पेरेंट्स होते, एंड इतना तुम्हारे कोचिंग पे पैसा खर्च करने के बाद भी बच्चों का क्वालिफाइंग स्कोर भी अगर नहीं आ पाता, ठीक है, तो क्या तुम अपने बच्चों को भेजते हैं अब्रॉड के लिए? तो तुम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो? अगर आपका क्वालिफाइंग स्कोर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। बहुत बहुत कम बच्चे हैं जो कर पाते हैं, ठीक है, सब नहीं कर पाते। तो ग्राउंड रियलिटी को स्टिक होकर के अपना डिसीजन लो कि तुम क्या करना चाहते हो और क्या तुम कर रहे हो। एंड मैं एक चीज़ तुम्हें मैं बता दूँ, क्वालिफाइंग स्कोर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर तुम आज से, ठीक है, आज जो क्या डेट है, आज 9 जनवरी है, अगर तुम आज से भी अगर बैठोगे ना, तुम्हें केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं भी आता ना, सिर्फ बायोलॉजी का NCERT का क्लास 11th और क्लास 12th की बायोलॉजी आधी भी कर लोगे, तो भी तुम क्वालिफाइंग स्कोर लेके आ सकते हो। 360 के बायोलॉजी में से 360 मार्क्स का जो बायोलॉजी आता है, उसमें से तुम आराम से 250 से 300 मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं आता है। NCERT का बायोलॉजी जो आता है, वो कई सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से कर लो तो भी तुम क्वालिफाइंग स्कोर लेके आ सकते हो। क्वालिफाइंग स्कोर लेके आओ, उसके बाद ही एडमिशन लो, ताकि आपके पास इंडिया में रहने का एक सेफ ऑप्शन रहे, ठीक है। अभी मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू कई सारी चीज़ें बता दी है कि हाँ, नीट का स्कोर कार्ड कितने साल के लिए वैलिड होता है, क्या नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है अगर आप रशिया में अब्रॉड में एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर आप नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स लाने से भी स्ट्रगल कर रहे हो ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर ही सजेस्ट करूँगी। आप मेरा ये नंबर देख सकते हो, मैंने यहाँ पे नंबर डाल रखा है अपना, इस पर आप टेक्स्ट करिए। आप मुझे बताइए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। मैं आपको अभी भी बताऊंगी कि हाँ, आपका स्कोर कहाँ कम पड़ रहा है, या कौन सा टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको कम, मतलब जिनमें आप कम टाइम दो और उसमें से, ऐसे टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हाई यील्ड टॉपिक्स। मतलब तुम्हें पढ़ना उतना ही है, बट ऐसे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, ऐसे क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट जो हर साल आते हैं उनको अच्छे से कर लो, ताकि तुम्हारा स्कोर अच्छा आए, ठीक है। अब मैं तुम्हें फिर भी एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपका बायोलॉजी हो गया, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि क्लास 11th का बायोलॉजी खत्म करो, क्लास 12th का बायोलॉजी खत्म करो। फिर उसके बाद अगर आपको केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है तो उसमें से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो। फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, मैं आपको उसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब के लिए फॉर्मूला शीट्स भी दे दूंगी। कोई बहुत, देखो, पेपर में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, तो मैं मॉडरेट और डिफिकल्ट छोड़ ही दो, ठीक है, वो तुमको करना ही नहीं है। बट मान लो तुम्हें अगर सिर्फ इजी क्वेश्चंस भी तुम कर लो ना, तो जनरली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, हमें लगता है, मुझे भी डर लगता था, तुम्हें लगेगा कि मेरे से नहीं होगा, कैसे करूंगा। तुम एक काम कर लो, हमेशा एक फॉर्मूला होता है, उसमें से 2 वैल्यू दी होती है, तीसरी वैल्यू निकालनी होती है, ये तो तुम कर लोगे, उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें बोला है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो फॉर्मूला शीट्स है, मैं आपको वो फॉर्मूला शीट्स प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगर तुम सच में, मैं इतना तुमको ज़रूर हेल्प कर दूंगी, ठीक है, कि तुम्हारा मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर आ जाए, एंड आ जाएगा। उतनी कोई बड़ी बात, उतनी कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं होती क्वालिफाइंग मार्क्स लाना, ठीक है। तो एंड OMR फील करते हुए गलती मत करना, तुम्हें भी पता है कि ये पेपर तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो OMR फील करते हुए गलती नहीं हो सकती। तो अपने पेरेंट्स को ये बहाना मत देना कि मैंने एक आंसर नीचे नीचे कर दिया था तो सारे गलत हो गए, ठीक है, क्योंकि मैंने भी अपने पेरेंट्स को यही बहाना दिया था। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ो। अभी भी जनवरी है, मैंने आपको 100 डेज का प्लान दे रखा है। अगर आपको आपके हिसाब से प्लान चाहिए कि हाँ, ताकि आपके पास रिवीजन के लिए एक मंथ भी बढ़ जाए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
मई, ठीक है, मई को छोड़ ही दो। 4 महीने तुम्हारे पास अभी भी स्टिल है। तुम आराम से अगर आज से भी स्टार्ट करोगे तो भी तुम आराम से 400 स्कोर लेके आ सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल अपना 100% एफर्ट्स दो, ठीक है। ये सोचो ही मत कि मैं कर सकता हूँ, नहीं होगा, रिजल्ट क्या होगा, ये वो ऐसा वो तुम बाद में सोचना आराम से एग्जाम के बाद। अभी तुम्हारे पास मेहनत करने का टाइम है। वो तुम्हारे पास एग्जाम के बाद टाइम रहेगा क्या मेहनत करने का? ये टाइम रहेगा क्या एग्जाम के बाद तुम कि आज क्या पढ़ना है? अपना गोल डिसाइड करो, अपने गोल को पूरा करो, मार्क्स लेके आओ, बिल्कुल मार्क्स आएंगे। अपने आप पे बस भरोसा रखो, ठीक है। तुम्हें अगर कहीं पे भी हेल्प चाहिए हो मेरी नीड से रिलेटेड तो मैंने अपना नंबर दे रखा है, इस पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला है कि मैं आपको फॉर्मूला शीट्स भेज दूंगी, मैं आपको फॉर्मूला शीट्स भेज दूंगी। आपको इवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रॉडकास्ट लिस्ट के ग्रुप में डाल करके मैं आपको वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली देती रहूंगी। एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी, एंड हर दिन आपके पास ऐसे क्वेश्चंस एंड जो एक मतलब डेली टेस्ट पेपर जैसा आता रहेगा उसको सॉल्व करो। बिल्कुल कर सकते हो, आज से पढ़ो, मेहनत करो, बिल्कुल होगा। मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल टेक्स्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। दैट्स इट, थैंक यू।